ये कहानी है फिली, नॉक्स और पार्कर की। वो सब एक रेस्ट्रैक के काउंटिंग रूम में डकैती डालने के लिए घुसते हैं, लेकिन काउंटिंग रूम के पीछे एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ आ जाता है। वो बाहर खड़ी कुछ अनजान गाड़ियों को देखता है। वो आदमी समझ जाता है कि अंदर चोरी हो रही है, पर वो 911 को फोन करने के बजाय एक बंदूक उठाता है और कहता है, मैं लुटेरों को ही लूटूंगा। वो बाहर निकलता है, पार्कर की टीम पर गोली चलाता है, कैश का बैग उठाता है और भाग जाता है। पार्कर उसका पीछा करता है। वो आदमी सीधा घोड़ों के रेस ट्रैक के बीच में गाड़ी दौड़ा देता है। घोड़े उसकी गाड़ी से टकराते हैं। पार्कर सरपट भागते घोड़ों के बीच से रास्ता बनाता है, जबकि वो आदमी की कार के ऊपर से कूदते हैं। पार्कर उस आदमी को गोली मारता है और अपने पैसे वापस ले लेता है, लेकिन वो उन्हें कुछ और भी दे जाता है। पार्कर और उसकी टीम एक सेफ हाउस पहुंचते हैं। नॉक्स मर चुका है। फिली को कंधे में गोली लगी है। वो उसके घाव का इलाज करना शुरू करते हैं। उनकी गाड़ी चलाने वाली ड्राइवर वहीं अपने कपड़े बदलने लगती है। पार्कर उसे देख रहा है। फिर अचानक जेन बंदूक निकालती है और सब पर गोली चला देती है। एक एक करके वो पार्कर के गिरोह के हर सदस्य को मार डालती है। पार्कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली लगती है और वो नदी में गिर जाता है। सीन बदलता है। एक आदमी जिसका नाम कॉनकैड है, वो अपने बॉस मिस्टर लॉजनी को बता रहा है कि पार्कर पिछले वीकेंड रेस ट्रैक की घटना में शामिल था। किसी ने घटनास्थल पर उसकी आवाज सुनी थी। पार्कर का नाम सुनकर लॉजनी तेजी से प्रतिक्रिया देता है। वो कहता है, अब मुझे इसमें शामिल होना पड़ेगा। कॉनकैड जवाब देता है, नहीं सर, अगर आप शामिल होते हैं तो बहुत नुकसान हो सकता है। लॉजनी कहता है, ठीक है, जब तक पार्कर न्यूयॉर्क से बाहर रहता है तब तक उसके साथ हमारा सौदा अभी भी कायम है। सीन वापस पार्कर पर आता है। वो एक मोटेल में उठता है। पहली बात जो वो कहता है, मैंने रूम नंबर 12 में रुकने को कहा था, लेकिन मोटेल का मालिक उसे बताता है कि रूम नंबर 12 लिया हुआ है। तो पार्कर रूम नंबर 12 के लोगों को बाहर निकाल देता है, एक दीवार तोड़ता है और अपना सामान वापस ले लेता है। वहां से पार्कर सीधा फिली के घर जाता है। फिली की पत्नी ग्रेस पूछती है, फिली तुम्हारे साथ नहीं है? पार्कर की चुप्पी उसे सब कुछ बता देती है। फिली जा चुका है। पार्कर जेन के धोखे के बारे में बताता है। ग्रेस कहती है, फिली तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। वो सोचता था कि तुम खास हो क्योंकि तुमने मॉब से पंगा लिया और तुम जिंदा बच गए। पार्कर जवाब देता है, मैंने किसी आउटफिट से पंगा नहीं लिया, मैंने गलती से उन्हें लूट लिया था। ग्रेस कहती है, चाहे कुछ भी हो, तुम अभी भी यहाँ सुरक्षित बैठे हो। एक बार फिर तुम बच गए। पार्कर जेन का पता लगाने में ग्रेस की मदद मांगता है। वो उसे फिली के पैसे का हिस्सा देने का वादा करता है, लेकिन ग्रेस कहती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें कल लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम चोरी करना बंद कर दोगे? ग्रेस पार्कर को रेगी रिले नाम के एक आदमी का पता देती है जो शायद मदद कर सके। बदले में वो पार्कर से जेन को मारने के लिए कहती है। पार्कर अपने साथ ही एलन ग्रूफिल्ड को बुलाता है और रेगी को ढूंढने में मदद मांगता है। पार्कर रेगी का पता लगा लेता है। रेगी पूछता है, मेरा ड्राइवर जिमी कहाँ है? पार्कर कहता है, वो सो रहा है। पार्कर रेगी से जेन के बारे में पूछता है, तुमने ही उसे फिली वेब से मिलवाया था। रेगी बताता है, मैंने उसके साथ 1 या 2 बार ही बिजनेस किया था। वो किसी साउथ अमेरिकन तानाशाह के एलीट गार्ड का हिस्सा हुआ करती थी। रेगी ने अभी थोड़ी देर पहले ही जेन से बात की थी। पार्कर कहता है, ओह, तभी मैंने देखा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जेन ने रेगी को मारने के लिए जरूर आदमी भेजे होंगे। डरा हुआ रेगी पार्कर को जेन का पता दे देता है। अचानक एक और कार उनकी गाड़ी से टकरा जाती है। जेन के आदमी पार्कर की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। पार्कर पलटवार करता है। इस अफरा तफरी में रेगी मारा जाता है, लेकिन कार की डिग्गी से रेगी का ड्राइवर निकलता है और हमलावरों पर गोली चला देता है। वो भी मारा जाता है। पार्कर एक गुंडे के पैर में गोली मारता है और उसे पकड़ लेता है। पार्कर इस आदमी का इस्तेमाल जेन तक पहुंचने के लिए करेगा। उधर जेन बोसो नाम के एक आदमी से मिल रही होती है। बोसो आज रात जेन को उसकी अगली डकैती का प्लान देने वाला है। जेन कहती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, पर तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। लेकिन बोसो को अभी अपने पैसे चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि एक बार जेन को प्लान मिल गया तो वो उसे मार डालेगी। बोसो को जेन पर भरोसा नहीं है। तभी अचानक पार्कर अंदर घुसता है और अपनी बंदूक जेन पर तान देता है। वो पूछता है, बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं? जब बोसो अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करता है तो पार्कर उसे गोली मार देता है। जेन कहती है, ये क्या किया तुमने? मुझे वो जिंदा चाहिए था। जेन ने पार्कर के सारे पैसे इस नए काम में लगा दिए थे और अब पार्कर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी बोसो, जो अभी भी जिंदा था, जेन पर गोली चलाता है। पार्कर उसे फिर से गोली मारता है और उसे खत्म कर देता है। पार्कर जेन की अगली डकैती के बारे में जानना चाहता है। जेन बताती है कि वो एक बैंक ट्रक लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। ये $4 मिलियन का काम था, लेकिन बोसो के पास सारे रास्ते और कोड थे। पार्कर कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताओ। जेन खुलासा करती है कि वो पूरे देश को लूटने वाले थे। वो बताती है कि 4 महीने पहले उसके देश में एक डूबा हुआ खजाना मिला था। 15वीं सदी का एक जहाज जिसे लेडी ऑफ आर्ट कहते हैं। ये अरबों का है, लेकिन उसके देश का भ्रष्ट राष्ट्रपति इग्नासियो डियापाज गरीबी खत्म करने के लिए
लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो इसे अपने लिए चाहता है। वो इसे दिखावे के लिए यूएन में प्रदर्शित करेगा, फिर चतुराई से इसे चोरी करवा देगा ताकि वो पीड़ित का नाटक कर सके और अपना हिस्सा भी ले सके। लेकिन जेन का प्लान पहले खजाने को चुराने का था। मैं अपने लोगों को खाना खिलाऊंगी और तुम अमीर बन जाओगे। लेकिन डियापाज ने खजाने को चुराने के लिए उस आउटफिट को काम पर रखा, वही संगठन जिससे पार्कर की नहीं पड़ती। इस बीच आउटफिट में लॉजनी कॉनकैट से पूछता है कि क्या सब ठीक चल रहा है। कॉनकैट कहता है कि सब ठीक है, लेकिन बोसो गायब है, पर उसके प्लान का हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लॉजनी कहता है कि बोसो को ढूंढो। पार्कर और उसका साथी एलन जेन के बॉस कर्नल फैब्रिकियो से मिलने जाते हैं। वो उन्हें एरेंट जहाज के बारे में बताना शुरू करता है, लेकिन पार्कर उसे बीच में ही रोक देता है। हमें कहानी नहीं चाहिए, बस हमें प्लान बताओ। पार्कर डकैती में मदद करने के लिए 30% हिस्सा मांगता है, जो $300 मिलियन के बराबर है। वो एक नकली मूर्ति बना रहे थे जो बिल्कुल लेडी ऑफ आर्ट जैसी दिखती है। उनका प्लान इसे असली वाली से बदलना और चोरी को छुपाना है। पार्कर कहता है, चोरी को छुपाना हमारी सबसे कम चिंता है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएन की बिल्डिंग है। ये दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है। पार्कर कहता है, हम इसे उनसे नहीं चुरा रहे हैं, हम इसे तुम्हारे राष्ट्रपति के चोरों से चुरा रहे हैं। पहले उन्हें चुराने दो, फिर हम उनसे चुराएंगे। जेन की टीम का एक सदस्य पार्कर को जेन से दूर रहने की चेतावनी देता है। एलन को पता चलता है कि राष्ट्रपति के लिए चोरी करने वाला ग्रुप कोई और नहीं बल्कि वही आउटफिट है। एलन कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने डील की थी कि तुम न्यूयॉर्क नहीं जाओगे और अब वो न्यूयॉर्क में घुस चुके हैं। पार्कर कहता है, रिलैक्स, तुम्हें पता है मैं हमेशा बच जाता हूँ। एलन ये भी जानता है कि 300 मिलियन का रिस्क लेना तो बनता है। उसी शाम पार्कर एक क्लब में आता है। एलन कॉनकैट पर नजर रख रहा है। पार्कर और जेन यहाँ बोसो के बॉयफ्रेंड से मिलने आए हैं। जेन कहती है, मुझे लगता है कि मुझे उससे अकेले बात करनी चाहिए। हम पहले मिल चुके हैं, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन पार्कर को जेन पर भरोसा नहीं है। उसने पहले ही उसे धोखा दिया था और उसके क्रू को मार डाला था। जेन उस आदमी से बात करना शुरू करती है, लेकिन पार्कर सीधे मुद्दे पर आता है और कहता है, बोसो मर चुका है। ये सुनकर निक रोने लगता है। वो उससे बोसो के प्लान डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसी समय कॉनकैट के आदमी क्लब के बाहर पहुंच जाते हैं। वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। वो निक को पंच करते हैं। बोसो कहाँ है ये जानने की मांग करते हैं, लेकिन अचानक निक को दिल का दौरा पड़ जाता है। जेन कहती है, मैं डॉक्टर हूँ। वो गुंडों पर गोली चलाती है और निक को बचाने की कोशिश करती है। इस बीच पार्कर बोसो के कमरे में ऊपर चला जाता है। वो उसके खिलौने मिस्टर ब्लूई को फाड़ देता है। बोसो की अलमारी मिस्टर ब्लूई खिलौनों से भरी हुई थी। पार्कर को प्लान के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन तभी कॉनकैट आ जाता है। पार्कर और कॉनकैट की ढाई होती है। पार्कर कॉनकैट को बालकनी से नीचे फेंक देता है। नीचे पुलिस खड़ी होती है। पार्कर कॉनकैट को उनकी गाड़ी पर उछाल देता है। पार्कर एलन को ये नहीं बताता कि कॉनकैट ने उसे देख लिया था और पहचान भी लिया था। वो सुरक्षित बच निकलते हैं। दूसरी तरफ कॉनकैट की हड्डियां टूट चुकी होती हैं। लॉजनी उससे पूछता है कि क्या हुआ। कॉनकैट कहता है कि उन्हें बोसो नहीं मिला, लेकिन पार्कर वहां था। लॉजनी कहता है, मुझे उसका नाम सुनते ही इसमें दखल देना चाहिए था। सीन पार्कर के कुछ दोस्तों पर शिफ्ट होता है। वो भी पार्कर के प्लान का हिस्सा होंगे। पार्कर बताता है कि 24 घंटे में आउटफिट खजाने को चुरा लेगा। हमें नहीं पता कि वो ये कैसे करेंगे। हमें जो पता है वो ये है कि वो इसे यूएन के नीचे एक घोस्ट मेट्रो स्टेशन से एक रिफ्यूज ट्रेन का इस्तेमाल करके ले जाएंगे। ये ट्रेन ऑटोमेटिक है। क्रू इसमें दिन भर का कचरा लोड करता है, लेकिन कल ये किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। ये सीधे फाइनल डंप पर जाएगी जहां आउटफिट इंतजार कर रहा होगा और यही हमारी एंट्री होगी। हमें कंट्रोल रूम में घुसना है, ट्रेन को कंट्रोल करना है और उसकी स्पीड बढ़ानी है। पार्कर ब्रेंडा और एड को कंट्रोल सेंटर का मैनुअल देता है, इसकी स्टडी करो और बोसो के प्लान के हिसाब से आउटफिट का एक आदमी भी वहां होगा, तो उसे संभालो। एलन को ट्रेन स्टेशनों पर जाकर फेल सेफ्स को डिसेबल करना होगा ताकि तेज दौड़ती ट्रेन के ब्रेक न लगे। 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन ट्रैक से उतर जाएगी और यहीं क्रैश हो जाएगी और पार्कर का क्रू सारा खजाना चुरा लेगा। पार्कर प्लान समझाना खत्म करता है और चला जाता है। वो एक होटल में चेक इन करता है और रूम नंबर 12 मांगता है, लेकिन जेन उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। वो पार्कर को एक ड्रिंक देती है। जेन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। जेन पार्कर को लेडी ऑफ एरेंट्रो की कहानी बताती है। एक बार 15वीं सदी में स्पेन का ज्यादातर हिस्सा जीत लिया गया था, जब तक कि लियोन का एक रहस्यमयी नाइट लड़ाई में शामिल नहीं हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, जब तक कि टोरो की लड़ाई के दौरान एक और सैनिक ने अपनी तलवार से हमला किया, उसके कवच को फाड़ दिया, जिससे पता चला कि वो एक महिला थी। लेडी ऑफ एरेंट्रो एक काउंटेस होने के बावजूद खुद से भी बड़े किसी चीज के लिए एक आदमी के रूप में लड़ने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और यही वो कहानी थी जिसने बचपन में जेन को आकार दिया। जेन पार्कर से पूछती है, तुम्हारी कहानी क्या है? पार्कर कहता है, मैंने कुछ चुराया और मैं बच निकला। ये एक सिंपल कहानी है।
जेन कहती है, तुम, मैं और ये जॉब, ये काम करना ही चाहिए। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि तुम घबरा जाओ। लेकिन अचानक माटेओ, वो आदमी जिसे जेन से प्यार है, उन पर हमला करता है। वो पार्कर को बाहर बर्फ में बांध देता है और उस पर बाल्टी भर पानी डालता है। वो कहता है, तुम 30 मिनट में यहीं मर जाओगे। आउटफिट तुम्हें यहाँ से लेने आ रहा है। पार्कर कहता है, क्या तुम लोग पागल हो? तुम्हें लगता है कि आउटफिट तुम्हें ऐसे जाने देगा? वो जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। माटेओ कहता है, हम उनसे मिलेंगे भी नहीं, उन्हें केवल तुम यहाँ मिलोगे। जैसे ही माटेओ और उसका पार्टनर जा रहे होते हैं, एक कार आती है। माटेओ अपने पार्टनर से उसे चेक करने के लिए कहता है। पार्कर चिल्लाता है, माटेओ, मुझे खोलो, मैं इन लोगों को जानता हूँ। तभी उसे अपने पार्टनर की चीखें सुनाई देती हैं। माटेओ पार्कर को खोल देता है। फिर जैन पीछे से आ जाती है। वो माटेओ के फोन को ट्रैक करके यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो चीखें किस बारे में थी। पार्कर माटेओ को आउटफिट के हमले से बचाता है। माटेओ कहता है, तुमने मेरी जान बचाई। तो अगले ही पल पार्कर माटेओ को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता है। पार्कर आउटफिट के एक आदमी का फोन उठाता है। लॉजनी कॉल कर रहा होता है। लॉजनी कहता है, हमारी डील हुई थी, तुम मेरे शहर से दूर रहोगे और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लॉजनी कहता है, मैंने तुम्हें 3 साल पहले जाने दिया था क्योंकि तुमने मेरे बॉस को मारा था, जो मेरे लिए कुछ अच्छा था। लॉजनी पार्कर को धमकी देता है, मैं पूरे आउटफिट को चलाता हूँ और तुम अकेले हो। वो कहता है, जो भी प्लान तुमने बनाया है उसे भूल जाओ, मुझे पहले ही सब कुछ पता है और इसीलिए डकैती कल नहीं हो रही है, ये अभी हो रहा है। तो पार्कर को अपने प्लान का टाइम बदलना पड़ेगा। वो अपने क्रू को बुलाता है, लेकिन वो सब पार्टी कर रहे होते हैं और पूरी तरह से नशे में होते हैं। एलन सबको इकट्ठा करता है, चलो चलते हैं, पर कोई भी होश में नहीं होता। एड और ब्रेंडा कपड़े बदलते हैं और कंट्रोल सेंटर पहुंचते हैं। वो कहते हैं, दरवाजा खोलो, एक प्रॉब्लम है। एड बताता है कि यहाँ एक आदमी है जिसने ट्रेन का रास्ता बदल दिया, जाकर चेक करो। आउटफिट का आदमी कंट्रोल सेंटर के वर्कर्स पर बंदूक तान देता है। सब हाथ ऊपर कर देते हैं, लेकिन तभी एक कर्मचारी गेट खोल देता है। एड आउटफिट के आदमी को मुक्का मारता है। सब ताली बजाने लगते हैं, लेकिन तभी एड उन सब पर बंदूक तान देता है। अब इस ट्रेन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो मैनुअल के हिसाब से ट्रेन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल पैनल बिल्कुल अलग है। एक कर्मचारी थोड़ी मदद करता है। वो ट्रेन की स्पीड बढ़ाते हैं। वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगती है। उन्हें मोड़ पर 70 तक पहुंचाना है। एलन फेलसेफ स्विच को डिसेबल करने पहुंचता है, लेकिन उसकी बंदूक गिर जाती है। वो उसे खाली हाथों से डिसेबल नहीं कर सकता। एलन ठीक समय पर उसे डिसेबल कर लेता है और आती हुई ट्रेन से बाल बाल बचता है। स्पीड 60 तक पहुंच जाती है। पार्कर और जेन क्रैश साइट पर पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि ट्रेन 70 पर नहीं चल रही होती, वो मोड़ पर पटरी से नहीं उतरती। पार्कर कहता है, ट्रेन को मत रोको, स्पीड बढ़ाओ, आगे एक और मोड़ है। वो एलन को अगले फेलसेफ स्विच के बारे में बताते हैं। उसे वो भी डिसेबल करना होगा। स्टेन नशे में ट्रक चला रहा होता है। एलन फेलसेफ स्विच ढूंढ रहा होता है। जब स्टेन उसे टक्कर मारता है तो उसका ट्रक भी क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद एलन को होश आता है और वो फेलसेफ स्विच को अपने सामने देखता है। एलन ठीक समय पर किल स्विच को गोली मारता है और उसे डिसेबल कर देता है। इस बार ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। वो पटरी से उतर जाती है, लेकिन ये ट्रेन बहुत ज्यादा ऊंचाई से और बहुत तेज गति से नीचे आई थी। जेन खुद को बचाने के लिए अपनी कार को पूरी स्पीड से रिवर्स में चलाती है। एलन भी बाल बाल बचता है। उन्हें खजाने का डिब्बा मिलता है, लेकिन वो पत्थरों से भरा होता है। ये सब पार्कर को फंसाने के लिए लॉजनी का जाल था। डिब्बे में एक ट्रैकर होता है। लॉजनी के आदमी आ जाते हैं। पार्कर और उसकी टीम उनसे लड़ते हैं, लेकिन पुलिस आ जाती है। पार्कर और उसकी टीम भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कार टूट चुकी होती है। 2 पुलिस की गाड़ियां आती हैं, लेकिन एक गाड़ी में स्टेन होता है। वो भाग निकलते हैं। अगली सुबह ये घटना सारी खबरों में छाई होती है। जेन ये कहते हुए निकलने लगती है, मुझे घर जाकर अपने लोगों को बुरी खबर देनी है। पार्कर कहता है, तुम्हें मेरी कहानी नहीं पता थी, है ना? वो बताता है, मैं 8 साल का था, तब तक मैंने केवल एक व्हिस्की की बोतल चुराई थी और कुछ बड़े लड़के थे जो दबंग थे। वो शहर के सबसे बड़े शराबी के लिए डिलीवरी करते थे। एक दिन मेरा दोस्त और मैं बास्केटबॉल खेल रहे थे। वो लड़के आ गए। कैल जो सबसे बड़ा था, उसने कहा कि ये उसका कोट है। उसने मेरे दोस्त को जोर से मुक्का मारा और हम सबको भगा दिया। तो मैंने बदला लेने के लिए अपने मौके का इंतजार किया। मैंने देखा कि हर शुक्रवार को कैल एक लड़की से मिलने जाता था जिसे पार्कर जानता था। वो उसकी बाइक लेकर मोरी का काम करता था। वो लड़की बहुत रोती थी, तो मैंने उसकी बाइक तोड़ दी। कैल को बाइक नहीं मिल पाई। मोरी गुस्सा हो गया। मोरी ने उसे पीटा और वो पहली व्हिस्की की बोतल जो मैंने चुराई थी, मैंने सुनिश्चित किया कि वो उस दिन मोरी की कार में पहुंच जाए। मोरी ने शराब पी और कैल का हाथ तोड़ दिया और पार्कर को पूरी गर्मी बास्केटबॉल खेलने को मिला। अब कहानी का
का मतलब ये है कि पार्कर के पास 8 साल की उम्र में भी एक प्लान था और आज भी उसके पास एक प्लान है। वो जेन को वापस ले आता है और अपनी टीम को बताता है, मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन एलन गुस्सा हो जाता है। तुमने ये झूठ क्यों बोला कि आउटफिट को नहीं पता कि तुम यहाँ हो? तुमने कहा था कि कॉन कैड ने तुम्हें क्लब में नहीं देखा, लेकिन उसने तुम्हें देखा था। पार्कर की टीम ने हार मान ली है। एलन कहता है, पुलिस और लॉजनी सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम खुद को कितना पतला फैलाना चाहते हो? हाँ, लेकिन पार्कर का प्लान है। देखो, खजाना शायद अब तक बेच दिया गया है और बांट भी लिया गया है, लेकिन उस हेड के बारे में क्या? वो निश्चित रूप से अभी भी कहीं साबुत है और वो 500 मिलियन से कम का नहीं है। हमें बस खरीदार को ढूंढना है। पार्कर कहता है, हमें वो जानकारी कॉनकैट से मिलेगी। कॉनकैट को पता चलता है कि कोई उसकी बिल्डिंग की छत से कूदने वाला है। कॉनकैट अपने आदमी को ऊपर चेक करने भेजता है। जैसे ही वो ऊपर जाता है, पार्कर उसे नॉकआउट करके नीचे फेंक देता है। वो और एलन पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं और कॉनकैट के अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। कहते हैं कि बिल्डिंग से कोई कूद गया है और उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं। वो अंदर जाते हैं और कॉनकैट से पूछते हैं, हमें बताओ, फिगरहेड कौन खरीद रहा है? कॉनकैट कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, पर मुझे बिल्डिंग से मत फेंकना। पार्कर कहता है, मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। लेकिन ये जानकर कि पार्कर ने उसके पार्टनर को बिल्डिंग से फेंका था, कॉनकैट डर के मारे बेहोश हो जाता है। तो वो उसकी केयरटेकर से पूछते हैं। वो पार्कर को बताती है कि खरीदार फिनियास पॉल है और उसने अभी अभी वैलेंटिनो में अपने खाने की एक तस्वीर पोस्ट की है। पार्कर सीधा फिनियास के पास जाता है और लेडी ऑफ एरेंट्रो के बारे में पूछता है। फिनियास कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो पार्कर पास बैठे मार्क क्यूबन को मार देता है। वो बंदूक की नोक पर फिनियास को किडनैप कर लेता है। फिनियास बताता है, मूर्ति अभी तक नहीं आई है, लेकिन मुझे पता है कि उसे कहाँ रखा गया है। वो एक वॉल्ट के अंदर है। अगर तुम वॉल्ट का दरवाजा तोड़ भी दो तो मूर्ति एक स्पेशल सिक्योरिटी केज में है जो टंगस्टन कार्बन अलॉय से बना है, जिसे मेरी कंपनी बनाती है। उसे काटने में कई दिन लग जाएंगे। वो केज कल सुबह 8 बजे ही खुलेगा। जेन उनकी वेबसाइट खोलती है। फिगरहेड वॉल्ट नंबर 1 में है। सब फिनियास को स्टेन के साथ छोड़कर मूर्ति चुराने निकल पड़ते हैं। वॉल्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स सीसीटीवी कैमरे देखते हैं और एक महिला को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। एक कार उसे टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन उनके कैमरे बंद हो जाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर चेक करने जाता है। एलन अपनी एक्टिंग से उसे फंसा लेता है। जेन उसे पीछे से नॉकआउट कर देती है। एलन सिक्योरिटी गार्ड का एक्सेस कार्ड इस्तेमाल करके अंदर घुस जाता है। वो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी नॉकआउट कर देते हैं। इस बीच स्टेन फिनियास के सामने डांस कर रहा होता है। वो बात करना बंद नहीं करता। स्टेन सो जाता है। फिनियास भाग निकलता है। वो एक गुजरती हुई कार को रोकता है, एक महिला से उसका फोन मांगता है और लॉजनी को फोन करता है। वो उसे सब कुछ बताता है। लॉजनी अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और वॉल्ट की तरफ बढ़ता है। उसका आदमी कहता है, रिलैक्स, कोई भी वॉल्ट में घुस नहीं सकता। लेकिन लॉजनी पार्कर को जानता है। पार्कर और एलन वॉल्ट का दरवाजा धमाके से खोल देते हैं। तब तक लॉजनी पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर घुस पाते, पार्कर फिगरहेड ले चुका होता है। वो पार्कर का पीछा करते हैं। सामने से पार्कर और एलन की तरफ 2 कारें आती हैं और तभी एक जबरदस्त चेज शुरू होती है। लॉजनी के आदमी उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पार्कर कार से बाहर निकलता है और मूर्ति को चलती गाड़ी में कसकर बांध देता है। वो लॉजनी के गुंडों से लड़ता है, लेकिन इस सब के दौरान मूर्ति को पकड़ी हुई रस्सियां ढीली होने लगती हैं। पार्कर अपनी गाड़ी से गिर जाता है। जेन आती है और उसे लॉजनी के आदमियों से बचाती है, लेकिन मूर्ति एलन के पिकअप ट्रक से अलग होकर लॉजनी के आदमियों के पास पहुंच जाती है। लॉजनी फिनियास को फोन करता है और कहता है, हमें लेडी मिल गई है और हम उसे अभी डिलीवर कर रहे हैं। फिनियास कहता है, उस केज को खोलना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन लॉजनी कहता है, पार्कर ने उसे खोला। लॉजनी के आदमी फिनियास के घर पहुंचते हैं। फिनियास कहता है, मैं कल सुबह ही पेमेंट कर सकता हूं। फिनियास अपना दरवाजा बंद करता है और लेडी की तारीफ करने लगता है। आखिरकार हम मिले, लेकिन तभी फिगरहेड का एक छोटा सा टुकड़ा फर्श पर गिर जाता है। फिनियास जल्दी से उसे उठाता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये नकली है। राष्ट्रपति डेप्पाज खुद आता है और लॉजनी को फोन करके कहता है, तुम खत्म हो गए। लॉजनी ये जानकर चौंक जाता है कि मूर्ति नकली है। उसे एहसास होता है कि असली मूर्ति ने कभी वॉल्ट छोड़ा ही नहीं था। ये सब पार्कर का प्लान था। पार्कर वॉल्ट में घुस जाता है। अब सुबह 8 बजे केज ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वो फिगरहेड लॉड करते हैं, लेकिन लॉजनी भी वहां पहुंच जाता है। उसे एहसास होता है कि पार्कर ने वॉल्ट नंबर बदल दिए थे ताकि उन्हें धोखा दे सके। उसने 1 को 3 और 3 को 1 कर दिया था। उसने एक खाली वॉल्ट का गेट धमाके से खोला, फिर सबको ये यकीन दिलाने के लिए एक बड़ी चेज की कि वो फिगरहेड के पीछे थे, लेकिन ये सब झूठ था। ये पार्कर का प्लान था, लॉजनी कहता है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं किया है ना। पार्कर लेट हो गया था टाइम लॉक की वजह से। उसे पता था सुबह 8 बजे का टाइम बहुत टाइट है। अब पार्कर बोलना शुरू करता है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन डूबने वाली है। काफी वक्त से तुम्हारे लोगों को देख रहा हूं, बिजनेस डाउन जा रहा है और इसी बिजनेस को बचाने के लिए तुमने डापास का जॉब लिया, वरना तुम्हारी पूरी आउटफिट बैंकरप्ट हो जाती। पार्कर अपनी जेब से बॉम्ब का रिमोट निकालता है। मैं तुम्हें इसे लेने नहीं दूंगा। तभी डिलास के आदमी
आदमी बाहर से अंदर घुसते हैं। लॉजनी पूरी तरह फंस चुका है। पार्कर फिगरहेड को उड़ा देता है। मरते हुए लॉजनी कहता है, हम डील कर सकते थे, ये $500 मिलियन का था। पार्कर मुस्कुराता है, तुमने कहा था मैं अकेला हूं, है ना? अब देखो, मैंने तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दी। पार्कर की टीम निकल जाती है। जाते जाते वो अपने लोगों को डायमंड्स का एक बैग देता है। ये तुम्हारे एक्सपेंस कवर कर देगा। इसके बाद पार्कर जेन से मिलने होटल पहुंचता है। जेन न्यूज देख रही है, जहां प्रेसिडेंट का सच सबके सामने आ चुका है। कुछ खजाना लॉजनी के वेयर हाउस से मिल चुका है, जो अब जेन के देश के लोगों को मिलेगा। जेन मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू पार्कर, मेरे देश चलो ना। पार्कर शांत होकर कहता है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। उसे याद आता है जेन ने उसके दोस्त फिली को मारा था और पार्कर सिर्फ रिवेंज लेने आया। जेन कहती है, शुरुआत में मैं सिर्फ दिखावा कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ वो झूठ असली बन गया। पार्कर धीरे से कहता है, मेरे साथ भी। और फिर वो जेन को गोली मार देता है। इसके बाद वो फिली की वाइफ के घर जाता है, उसे कुछ डायमंड्स देता है। ये फिली का हिस्सा है और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना।